हेलो स्टूडेंट्स। क्लास 11th फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 फिज़िकल वर्ल्ड आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कभी भी नहीं पूछे जाएंगे, जी में या नीट में या आईआईटी के एग्ज़ाम्स में, ठीक है। इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स जो अपन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स देते हैं उसमें कभी भी पूछे नहीं जाएंगे फिज़िकल वर्ल्ड के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग जो सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे वो है फिज़िक्स के बारे में कि आखिर फिज़िक्स है क्या, ठीक है। ये एक ऐसा वर्ड है जिससे रिलेशन किससे मिलता है हमको, नेचर से रिलेशन मिलता है, ठीक है। नेचर में जितनी भी चीज़ें होती हैं, जैसे सूरज उगता है, सूरज डूबता है, आवाज़ इधर उधर चलती है, हमें गाने सुनाई देते हैं, ठीक है। एटम्स के बारे में पढ़ते हैं, एटम्स इधर उधर चलते हैं, गाड़ियाँ चलती हैं, मशीनें चलती हैं, वो सारी चीज़ें क्या हैं फिज़िक्स में। हवा चलती है, कभी तेज़ चलती है, कभी धीरे चलती है, क्यों ऐसा होता है, सागर में लहरें क्यों उठती हैं, नदियों में बहाव क्यों होता है, पानी नीचे की ओर ही क्यों बहता है, ठीक है। पेड़ टूट क्यों जाते हैं, पेड़ों से फल क्यों गिर जाते हैं हिलाने पर, कंबल पे हम डंडे मारते हैं तो उससे धूल बाहर क्यों आ जाती है, सारी चीज़ें क्या है फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं। तो फिज़िक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर के लॉस पढ़ते हैं। फिज़िक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लॉज ऑफ नेचर, ठीक है। तो फिज़िक्स साइंस का वो ब्रांच है जिसमें हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं। नेचर में जितने भी लॉज हैं, नेचुरल फिनोमिनन्स हैं, उनको पढ़ते हैं, लॉज ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन्स, ठीक है। तो फिज़िक्स का एक और डेफिनेशन मिलता है हमको, ठीक है। फिज़िक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शंस। फिज़िक्स इज दैट branch of science in which we study about matter, energy and their interactions, ठीक है। ये एक डेफिनेशन आता है फिजिक्स का। इसमें देखो दो पॉइंट आ रहे हैं, किस किस के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, मैटर के बारे में पढ़ रहे हैं और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं। तो उसी को क्या कहा जाता है, फिजिक्स कहा जाता है। मैटर मतलब क्या होता है, मैटर का डेफिनेशन हम छोटे क्लास में भी पढ़ते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज मास, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो ये चैप्टर क्या है, कोई भी चीज़ डिटेल में नहीं है। इस चैप्टर में हमको बता दिया जाएगा कि हमको पढ़ना क्या क्या चीज़ें हैं सिलेबस में, ठीक है। 11th में या 12th में क्या क्या चीज़ें आएंगी, या फिजिक्स में कितने पार्ट्स हैं, कैसे कैसे चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है। तो यहाँ पर क्या कहता है, फिजिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट मैटर, एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर के बारे में पढ़ते हैं, एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं, और मैटर और एनर्जी आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, इंटरचेंज होते हैं कई बार ना, मैटर से एनर्जी बनता है, एनर्जी से मैटर बनता है। बहुत सारी चीज़ें हम फिजिक्स में पढ़ेंगे। फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ सकते हैं फिजिक्स में। अब सबसे पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं मैटर के बारे में। मैटर क्या होता है, मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। तो मैटर उन चीज़ों को कहा जाता है जिसमें थोड़ा वजन होगा, मास मतलब उसमें कुछ चीज़ें भरी हुई होंगी, कुछ होगा उसमें, मटेरियल होगा, और जो जगह घेरता हो, ऑक्यूपाइज स्पेस, ठीक है। इसके बारे में 9th में पढ़ते थे हम लोग, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते थे, उसमें कैसे इंटरचेंज होता है, वो सारे क्या फिजिक्स के टॉपिक है ना। मैटर के 3 स्टेट्स होते हैं, एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, एक गैस होता है। इसके अलावा 2 और है, प्लाज्मा है एक, और एक BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। 5 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ते हैं हम लोग। ये आपस में इंटरचेंज करते हैं, जैसे सॉलिड से लिक्विड जब बनता है, जब स्टेट्स ऑफ मैटर में चेंज आता है तो हम लोग पढ़ते हैं टेम्परेचर का यूज़ होता है, टेम्परेचर कभी रिलीज़ होता है, कभी हीट रिलीज़ होता है, कभी हीट गेन होता है। तो स्टेट्स में क्या होते हैं, चेंजेस आते हैं।
मैटर में हम लोग पढ़ते थे इंटरमोलिकुलर स्पेस पढ़ते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स पढ़ते हैं, एटम्स पढ़ते हैं, मॉलिक्यूल्स पढ़ते हैं। मैटर का सबसे छोटा यूनिट जो होता है, ठीक है, वो क्या होता है? एटम होता है। तो मैटर में हम लोग पढ़ते हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। 3 मेनली पढ़ा जाता है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस पढ़ रहे हैं हम लोग। इनमें जब चेंज होता है, सॉलिड से जब लिक्विड बनता है तब इसको क्या कहा जाता है? मेल्टिंग कहा जाता है। फिर लिक्विड से जब गैस बनता है तो इसको क्या कहा जाता है? बॉइलिंग कहा जाता है या इवापोरेशन कहा जाता है। इवापोरेशन कहा जाएगा। ठीक है, गैस से जब लिक्विड बनता है इसको कहा जाता है कंडेंसेशन। ठीक है, लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तो सॉलिडिफिकेशन। कई बार क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता, सीधा गैस बनता है। सॉलिड से सीधा गैस बने या गैस से सीधा सॉलिड बने, तब इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? सब्लिमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें चेंज किस प्रकार से आता है। सॉलिड से लिक्विड बनने के लिए इसमें हीट क्या होता है? गेन होता है ना। हीट इसमें देना पड़ता है, ऐड करना पड़ता है। लिक्विड से गैस बनाने के लिए भी हीट ऐड करना पड़ता है, गर्म करना पड़ता है। गैस से जब लिक्विड होता है तब क्या होता है? हीट कम किया जाता है, मतलब उसको ठंडा किया जाता है। इसमें से हीट माइनस होता है, बाहर निकल जाता है। लिक्विड से जब सॉलिड बनता है तब भी क्या होता है? हीट माइनस करना पड़ता है। तो हीट पर मतलब डिपेंड करता है, साथ में प्रेशर पर भी डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जितना ज़्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे उतना ही क्या है, नीचे आते जाएगा। गैस से लिक्विड बनेगा, लिक्विड से सॉलिड बनेगा, है ना, प्रेशर बढ़ाने पर ऐसा होता है। ये तो हो गया स्टेट्स ऑफ मैटर और उसमें चेंजेस किस प्रकार से आते हैं। मैटर में हम लोग पढ़ते हैं यूनिट्स, सबसे छोटा यूनिट, ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर क्या होता है? एटम होता है। ठीक है, या कभी कभी मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। इससे रिलेटेड 2 टॉपिक्स आते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड 2 टॉपिक आते हैं। एक आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, जैसे कि 2 एटम्स है या मॉलिक्यूल्स हैं ना, 2 मॉलिक्यूल्स हैं। दोनों मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये इसको अपनी ओर खींचेगा और ये इसको अपनी ओर खींचेगा, तो ये क्या कहलाता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। यही फोर्स क्या होता है? एक सॉलिड को या लिक्विड को एक जगह बांध के रखता है ना, एक जगह पर सारे मॉलिक्यूल्स इकट्ठे रहते हैं। गैस में ये फोर्स कम होता है, बहुत कम, इसलिए गैस क्या हो जाता है? फैल जाता है पूरी तरीके से। सॉलिड से लिक्विड फैलते नहीं हैं, जैसा है वैसे ही रहेंगे, उनके शेप भले चेंज हो सकते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल्स एक जगह पर इकट्ठे रहते हैं इसी फोर्स के कारण। इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जितना स्पेस होता है। सॉलिड्स में स्पेस बिल्कुल नहीं होता है, पैक्ड रहते हैं बिल्कुल, उसमें कोई चेंज नहीं आ सकता। लिक्विड्स में थोड़ा सा स्पेस ज़्यादा होता है तो वो बहने लगता है, इधर उधर फैलने लगता है ना, बहता है, फैलता है। और गैस में बहुत ज़्यादा स्पेस होता है तो वो कहीं भी फैल जाता है। ठीक है, इन मॉलिक्यूल्स और एटम्स में क्या होता है? बहुत ज़्यादा एनर्जी भी होता है। अब ये तो हो गया मैटर के बारे में, छोटा सा, तो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे सबके बारे में, इसमें कोई डिटेल में नहीं जाना है हमको। मैटर देखे थे हम लोग फिजिक्स के डेफिनेशन में, है ना, ब्रांच ऑफ साइंस इन विच स्टडी अबाउट मैटर। एंड दूसरा जो पॉइंट था वो क्या था? एनर्जी था। ठीक है, एनर्जी क्या होता है? एनर्जी में मास नहीं होता। एनर्जी ऐसा चीज़ है जिसमें मास नहीं होता और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई नहीं करता। ये पॉइंट भी इसमें नहीं होता, ना तो मास होता है ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये क्या होता है? किसी दूसरे मैटर के अंदर स्टोर्ड रहता है एक तरीके का। ठीक, ना इसमें मास होता है ना स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ये एक एनर्जी है, सिर्फ दूसरे मैटर्स में ये स्टोर्ड रहता है। ठीक है, मैटर्स में स्टोर्ड रहता है। इसके बारे में आइंस्टाइन ने एक थ्योरी भी दिया था, डेल्टा E इज इक्वल टू डेल्टा M C स्क्वायर। मास और एनर्जी में क्या होता है? कन्वर्जन हो सकता है। कोई मैटर का थोड़ा सा मास रिलीज होता है तो एनर्जी भी गेन होता है उसमें। ठीक है, डेल्टा E मतलब होता है चेंज इन एनर्जी, डेल्टा M मतलब होता है चेंज इन मास। डेल्टा मतलब चेंज होता है
चेंज इन मास, और c मतलब होता है स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट हमेशा फिक्स्ड होता है 3.8 इंटू 10 टू द पावर 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हो गया एनर्जी के बारे में। ठीक है, तो मास और एनर्जी थोड़ा थोड़ा हमने देखा कि ये तो आइंस्टाइन का थ्योरी हो गया। फिजिक्स में इसी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। एनर्जी बहुत तरीके के होते हैं, मास बहुत तरीके का होता है, मैटर में बहुत सारे पॉइंट्स। ओके, तो अब हम लोग आगे देखेंगे फिजिक्स को दो हिस्सों में बांटा गया है एक्चुअली। ठीक है, फिजिक्स एक्चुअली दो हिस्सों में बांटा है। दो हिस्से कौन कौन से होंगे? एक है मैक्रो फिजिक्स। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा है, जैसे प्लैनेट्स के बारे में, बड़ी बॉल कैसे चलती है, इंसान कैसे चलता है, ट्रक्स में चक्के क्यों घूमते हैं, आगे कैसे बढ़ जाता है। ठीक है, ह्यूमन बॉडी सीधे कैसे खड़ा रहता है। ठीक है, तो बड़ी चीज़ों के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो क्या होता है, मैक्रो फिजिक्स में आता है। दूसरा है माइक्रो फिजिक्स, जिसमें क्या हम छोटी चीज़ों के बारे में एकदम माइन्यूट पार्टिकल्स के बारे में पढ़ेंगे, एटम्स के बारे में पढ़ेंगे, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। एटम्स के अंदर, एटम्स में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। उसमें रेडियो एक्टिव डीके होता है, अल्फा पार्टिकल्स निकलते हैं, बीटा पार्टिकल्स निकलते हैं, गामा पार्टिकल्स निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं। वो सब क्या है, माइक्रो फिजिक्स में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो माइक्रो फिजिक्स है एक्चुअली, इसको एक और नाम दिया गया है, वो है क्लासिकल फिजिक्स। बहुत पुरानी चीज़ है, बहुत पहले से इसके बारे में स्टडी होता आ रहा है क्लासिकल फिजिक्स में। ठीक है, बड़ी बड़ी चीज़ों के बारे में, प्लैनेट्स के मोशन के बारे में, सन के बिहेवियर के बारे में। ठीक है, अर्थ कैसे रोटेट करता है। माइक्रो फिजिक्स को एक दूसरा नाम दिया गया है, वो है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, इसी को माइक्रो मतलब छोटी पार्टिकल्स के बारे में जो पढ़ते हैं मॉडर्न फिजिक्स में, इसी को क्वांटम फिजिक्स भी कहा जाता है। ठीक है, जो हम लोग बहुत सुनते हैं ये वाला वर्ड, कभी किसी मूवीज़ में सुनते हैं, किसी बड़ी बड़ी किताबों में सुनते हैं क्वांटम फिजिक्स के बारे में। तो क्वांटम यही है, बहुत छोटे पार्टिकल्स के बारे में, छोटे चीज़ों के बारे में जब पढ़ते हैं हम लोग तो वो होता है क्वांटम फिजिक्स। ठीक है, एक्चुअली मैक्रो या क्लासिकल फिजिक्स और भी कई हिस्सों में बटा हुआ है। ठीक है, क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं एनर्जी के बारे में। ठीक है, लॉज ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन लॉज के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, कंजर्वेशन लॉ है। थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। थर्मोडायनेमिक्स मतलब हीट से रिलेटेड सब। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ते हैं। मैकेनिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, मशीन्स के बारे में, मशीन्स कैसे चलती हैं, है ना, उसमें स्लो डाउन कैसे होता है, तेज कैसे चलती हैं, कहाँ से एनर्जी मिलती है उनको। ठीक है, ये मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। साउंड के बारे में पढ़ते हैं क्लासिकल फिजिक्स में, साउंड कैसे क्रिएट होता है, साउंड एक जगह से दूसरी जगह कैसे पहुंचता है, ये आता है क्लासिकल फिजिक्स में। इसके अलावा ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्टिक्स में दो तरीके के ऑप्टिक्स, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, लाइट वेव्स, ये सब पढ़ते हैं, है ना। और एक होता है वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स में अलग अलग तरीके के वेव्स के बारे में स्टडी करते हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक आता है इसमें, इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स भी इसमें स्टडी करता है, कई बार माइक्रो में भी स्टडी किया। ऐसा नहीं है कि जो इसमें है वो उसमें स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, ऐसे हम लोग क्लासीफाई एकदम बांट नहीं सकते एकदम अलग अलग तरीके से, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो ये दो एक्चुअली इसका डिवीज़न हो गया है कि हम पुरानी चीज़ों को क्लासिकल फिजिक्स कह रहे हैं, बाद में जो चीज़ें डिस्कवर हो रही हैं उसके बारे में इन्वेंट हो रही हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, माइक्रो फिजिक्स कहते हैं। अब फिजिक्स में ये दो तो क्लासिफिकेशन हो गया, क्लासिफिकेशन ऑफ फिजिक्स। फिजिक्स में जो अप्रोच होता है साइंटिस्ट्स का, ठीक है, किसी भी थ्योरी को या किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, या ओके, तो दो अप्रोच दिया है साइंटिस्ट्स ने, एक यूनिफिकेशन, ठीक है, और एक रिडक्शनिज्म। यूनिफिकेशन क्या होता है? यूनिफिकेशन मतलब सारे लॉ को इकट्ठा एक लॉ से डिफाइन करने की कोशिश करना, मतलब सब कुछ फिजिकल वर्ल्ड में जितने भी फिनोमिनन है, जितने भी मतलब कुछ भी घटित होता है, कुछ भी हो पूरे फिजिकल वर्ल्ड में, सारी चीज़ों को एक ही लॉ से डिफाइन करने की कोशिश करना, उसको कहा जाता है यूनिफिकेशन। सारे सभी चीज़ों को यूनिफाई करना। स्टीफन, तो यूनिफिकेशन में क्या है, तो स्टीफन हॉकिंग जो वर्ल्ड के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी
द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, उसमें उन्होंने इसको डिफाइन करने की कोशिश की थी, एक लॉ में पहुंचने की कोशिश की थी उन्होंने कि एक लॉ से सब कुछ हम डिफाइन करते हैं, और वो था, उन्होंने उसको बताया था कि सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है। ठीक है, उन्होंने कहा था ऐसे, सब प्रूफ नहीं हुआ है लेकिन उन्होंने इसको करीब करीब प्रूफ कर ही दिया था, है ना, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से, कि सब कुछ को एक जगह इकट्ठा कर दे हम लोग, एक लॉ से सब कुछ डिफाइन कर दे। जैसे कंजर्वेशन लॉ होता है, ठीक है, एक एग्जांपल ले रहे हैं, कंजर्वेशन लॉ है, कंजर्वेशन लॉ से हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ मास डिफाइन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, ये कंजर्वेशन ऑफ मैटर डिफाइन कर सकते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम डिफाइन कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन लॉ में सब कुछ आता है, इन सबको इकट्ठा करके एक लॉ बना दिया गया, कंजर्वेशन लॉ। ठीक है, तो ऐसे यूनिफिकेशन है ये चीज़। रिडक्शनिज्म मतलब होता है कि एक बड़ा सा प्रॉब्लम है अपने पास, ठीक है, जैसे कि एक इंसान चलते हुए नॉर्थ की तरफ चलते हुए जा रहा था, अचानक से एक हवा का झोंका आया, बहुत तेज तूफान चलने लगी, उसका स्पीड कम हो गया चलने का, बड़ी ताकत लगा के वो आगे की ओर बढ़ रहा था, स्पीड उसका आधा हो गया, कुछ दूर जाने के बाद वो हवा की दिशा में मुड़ गया, जिधर हवा चल रहा था उस दिशा में मुड़ गया, और फिर वो आगे चलने लगा तो उसका स्पीड बढ़ गया। अब बताओ टोटल कितना टाइम लगेगा उसको पहुंचने में। ठीक, तो ये बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है, अलग अलग पार्ट्स में है ये क्वेश्चन, अलग अलग पार्ट्स में जब बटा हुआ पार्ट के किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने के सकते, तब उसको क्या कहा जाता है, रिडक्शनिज्म कहा जाता है ना। बड़ा सा प्रॉब्लम हो, हम उसको एक साथ नहीं सॉल्व कर सकते, उसको क्या करेंगे, छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे और अलग अलग लॉ का यूज़ करके हम लोग हर पार्ट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये होता है रिडक्शनिज्म। तो फिजिक्स में दो अप्रोच है किसी भी प्रॉब्लम सॉल्व करने का या फिर उसके सॉल्यूशन तक पहुंचने का। ठीक है, यूनिफिकेशन हो गया और एक रिडक्शनिज्म हो गया। अब फिजिक्स में हम पढ़ते हैं फोर्सेस, फोर्सेस पढ़ते हैं हम लोग। फोर्स क्या होता है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए जो एनर्जी देते हैं हम लोग, ठीक है, वर्क जो किया जाता है किसी भी चीज़ में, वही क्या होता है, फोर्स के कारण वर्क होता है। फोर्स का फॉर्मूला अगर हम लोग देखेंगे, जो 9th वगैरह में पढ़ते थे हम लोग फोर्स के बारे में, ठीक है, ये होता था वर्क इनटू डिस्प्लेसमेंट। यूनिट होता था न्यूटन। तो हमारे अर्थ में या फिजिकल वर्ल्ड में फंडामेंटल कुछ फोर्सेस लिया गया है। ठीक है, कुछ फोर्सेस हैं जो फंडामेंटल फोर्सेस कहा जाता है, उन्हीं पर डिपेंडेंट सब कुछ डिफाइन किया जाता है, सारे सभी प्रकार के फोर्सेस को डिफाइन किया जाता है। मेन 4 टाइप के फोर्सेस हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला जो फोर्स हम लोग स्टडी करते हैं वो होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सबसे पहला जो फंडामेंटल फोर्सेस हैं ये, ठीक है, ये हम पढ़ रहे हैं फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ते हैं सबसे पहले। ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट हैं, उसके मास के कारण उन ऑब्जेक्ट्स में एक अट्रैक्शन होता है, उस अट्रैक्टिव फोर्स को क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स कहा जाता है। द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू देयर मास इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। ये फोर्स क्या होता है, हमेशा अट्रैक्टिव होता है। ठीक है, हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। ये एक वीक फोर्स है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता है। वीक फोर्स से यहाँ पर ये नहीं है कि बहुत ही वीक हो, फोर्स है, बहुत भारी फोर्स है वो, लेकिन बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में लगता है वो, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे को एकदम खींच के अपने पास ले आके सटा ही देंगे। तो ये क्या है, वीक फोर्स कहलाता है। अट्रैक्टिव है ये हमेशा। ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव नहीं होते, ये हमेशा क्या होते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं। ये तो हो गया पहला फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसके बाद दूसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है ना, फोर्स एक्टिंग बिटवीन द न्यूक्लियम्स, बिटवीन द न्यूक्लियम्स ऑफ एन एटम। एक एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच में जो फोर्स लगता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कहलाता है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, पूरे न्यूक्लियस को बांध के रखता है। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स बहुत ही हाईली अनस्टेबल होते हैं, वो कहीं भी छूट के जा सकते हैं ना, बाहर निकल सकते हैं। तो उनको एक जगह पर बांध के रखने के लिए
क्या एक फोर्स एक्ट करता है न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच, वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है। इसके बाद आता है तीसरे फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है, जब किसी एटम में रेडियो एक्टिव डीके होता है, ठीक है, रेडियो एक्टिव उसमें से रेस निकलते हैं, तब उस रे में जो एलिमेंट्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स जो भी होते हैं उसमें, ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, बीटा पार्टिकल्स होते हैं, गामा पार्टिकल्स, तो जो भी पार्टिकल्स होंगे उन पार्टिकल्स के बीच में एक फोर्स होता है ना, जो उन पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखता है। रे है, निकल के जा रही है, लेकिन उस रे में क्या होते हैं, कुछ पार्टिकल्स होते हैं, उन पार्टिकल्स को एक साथ बांध के रखने के लिए एक फोर्स होता है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ये किसके बीच में एक्ट करता है, बिटवीन द पार्टिकल्स इन द रेडियोएक्टिव डीके ऑफ एटम्स, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स हो गया और वीक न्यूक्लियर फोर्स हो गया। इन तीन के बाद एक चौथा होता है, चौथा टाइप का फोर्स है, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। चौथा फोर्स है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है, दो चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगता है। एक हमने सबसे पहला जो पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ा था, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स करीब करीब सेम है। ग्रेविटेशनल फोर्स दो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट में उसके मास के कारण जो फोर्स लगता है उसको क्या कहा जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स मतलब दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, दो पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स लगेगा उनके चार्जेस के कारण, ड्यू टू देयर चार्जेस, दैट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। दोनों का फॉर्मूला अगर देखो, इसमें आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। इसका फोर्स का फॉर्मूला देखो, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल कंस्टेंट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंस्टेंट, ठीक है। इसके जगह पर कई जगह पर लिखा रहेगा के ना लिखा होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखा रहता है, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये फोर्स के बारे में हो गया। चार टाइप के फोर्स है, पहला ग्रेविटेशनल फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, दो चार्जेस के बीच में लगता है, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा, फिर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये हो गए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर। कितने होते हैं टोटल, 4 फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर होते हैं, ठीक है। ये हो गए फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर के बारे में। दो स्कोप ऑफ फिजिक्स आता है एक टॉपिक, फिजिक्स में हम किस किस चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं, तो उसको हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। इतने का नोट्स बनाइए आप लोग, अगले वीडियो में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है और इसमें ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। इस चैप्टर में फिजिक्स का पहला चैप्टर फिजिकल वर्ल्ड में सिर्फ बताया गया कि क्या क्या चीज़ों के बारे में हमको पढ़ना है, सब बेसिक चीज़ें बताई गई हैं, डेफिनेशन भी नहीं दिया है मान के चलिए, इसमें सिर्फ बताया गया है कि ये चीज़ें हैं हमारे सिलेबस में, ठीक। आप लोग इसका नोट तैयार कीजिएगा और अगले वीडियो में हम बाकी चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।